नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर एक इशू लेकर हम आपके सामने हैं। पहले ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस चैनल को, सुनो गवर्नमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन ईपीएफओ से रिलेटेड मिलती रहे। कृपया फ़ोन ना करें, केवल मैसेज करें, क्योंकि फ़ोन बहुत लोगों के आते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं। ईमानदारी की बात तो ये है। और आप जानते हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, सीधी सीधी बात करना जानता हूं। अब हम बात करते हैं जो पीछे मिनट्स 54th पेंशन एंड ईडीआई इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 30 सितंबर 2024 को, इसकी मिनट्स के बारे में। इसमें जो मिनट्स थी, उस मिनट्स में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं और जिनको वैसे तो ये सर्कुलेट हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं इसको समझने का प्रयास नहीं किया गया कि इसमें क्या दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है और हमें उसे समझना चाहिए और समझ के हमें आगे क्या कार्रवाई करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। आइटम नंबर 4 पे जो डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन पे हम चलते हैं। उस डिस्कशन पे हम पेंशन से रिलेटेड है वो सारा का सारा, और हम उस पर बात करते हैं। ये पेंशन आइटम नंबर 4, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 4/11/2022 का, उसके बारे में ये पूरा का पूरा डिस्कशन था। आप इसमें देखिए, हम एजेंडा की बात करते हैं कि जो वहां जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर्स थे, ये मिस्टर जयेश पंडित है, जो एक्चुअली कंसल्टेंट हैं पिछले 7-8 साल से। ठीक है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या ईपीएफओ ने नियुक्त किया है और इनकी रिपोर्ट ही वहां मान्य है। मैंने पीछे भी कई बार कहा है कि इनकी रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि कई बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो डाटा दिए थे वो भी 1 करोड़ लोगों के दिए थे, लेकिन हमारी एक्चुअल पेंशन लोगों की बनी मात्र 12 लाख 13 लाख लोगों की, जिसमें से 17 लाख लोगों ने, 17.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, जिसमें से लगभग 4 लाख के आसपास उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यानी 12-12.5 लाख लोगों की एक्चुअल पेंशन बनने के एलिजिबल हैं लोग, वो भी अभी पेंशन रिलीज नहीं की गई है। यानी इन्होंने जो 1 करोड़ लोगों का डेटा लिया था और उस पर लगभग 18 लाख करोड़ का घाटा दिखाया गया था, तो 1/8 तो वो वैसे ही हो गया। यानी सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का खर्चा आना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने जो खर्चे इसमें बताए हैं, जरा वो हम देखेंगे और इन्होंने क्या क्या इश्यू उठाए हैं। तो इन्होंने हम अभी एक्चुअली के बारे में नहीं जाना चाहते। हमारे देखिए, जो एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं वहां पे मीटिंग में। अब इनको जो इशू उठाने चाहिए थे आज की डेट में, प्रोडेटा प्रॉब्लम से, ये हमारे श्री करुमलयन हैं जो एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने ये तो कहा है, रेज द इशू ऑफ द प्रोडेटा कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इन हायर वेज, पेंशन ऑन हायर वेजेस केसेस। ये टाइम बाउंड होना चाहिए, इन्होंने ये कहा है इसमें। अब आपने ये नहीं कहा, आपके पास पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, आपको ये बताना चाहिए था ईपीएफओ की मीटिंग में चेयरमैन के सामने, ये इस मीटिंग में चेयरमैन के सामने आपको ये बताना चाहिए था कि प्रोडेटा क्या है, पॉलिसी हमारी क्या कहती है, प्रोडेटा कहां लागू होना चाहिए था। आप इसे लागू नहीं कर सकते। 11(3) और 11(4) जो हमारी पॉलिसी के पॉइंट हैं, एक्ट के प्रावधान हैं, उनमें कहीं भी प्रोडेटा के बारे में स्पष्ट कहा गया कि प्रोडेटा वहां एप्लीकेबल होता है जहां पेंशन अलग अलग होती हैं, अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे 2014 के पहले हमारी 6500 पेंशन बेसिक थी और 2014 के बाद 15,000 थी, तो इन दोनों को एवरेज करने के लिए प्रोडेटा कहा गया है और प्रोडेटा की डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने उन सब चीजों पे बात ना करके सिर्फ प्रोडेटा कैलकुलेशन के बारे में बात की है कि इसका इश्यू उठाया गया। अब यदि वो उठाते तो वो इसमें मिनट्स में आना चाहिए था। ये लागू ही नहीं कर सकते प्रोडेटा एज पर पॉलिसी, एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसे लागू नहीं कर सकते। फिर इन्होंने अर्ली डिस्पोजल की बात की है पेंशन केसेस की,
तो इसका मतलब ये है, मैं समझता हूं कि ना ये टाइम बाउंड मैनर में लागू किया जाए, ये बात ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में लागू किया जाए, लेकिन ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, कहां टाइम बाउंड है आपका? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते और सिर्फ एक दिखावे के लिए इनको बनाया जाता है और ये दिखावा का काम कर रहे हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्यों लागू नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जो लिखा गया है वो क्यों लागू नहीं हो रहा है? ये मिस्टर सुनकरी मल्लेशम हैं, इन्होंने विजाग स्टील प्लांट और एनटीपीसी का केस उठाया था कि वहां पे जो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पीपीओ जारी नहीं किए गए हैं। ये चलिए अच्छी बात है, लेकिन मिस्टर अतुल सोबती ये भी एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब ये एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने भी कहा है कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल्स जो है वो एनालाइज किए जाने चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। अब सॉल्यूशन, इतने साल से आप एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस का रोक के बैठे हो, कोई पता नहीं लग रहा है कि ईपीएफओ की साइट पे जो पेंडिंग दिखा रहा है एम्प्लॉयर ने क्लियर कर दिया है, उसके बावजूद भी पेंशन का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो यानी आपने क्या डिस्कशन किया? क्या आपको यह नहीं कहना चाहिए था वहां पे कि आप इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू करो? क्यों लेट कर रहे हैं और इस पे क्यों पेनल्टी ना लगाई जाए, क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगाया जाए? इसमें यह बात मीटिंग के अंदर भी तो की जा सकती है। और यदि ये एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इनको ये अधिकार है कि ये बात वहां कहें, जिससे अब ये सिंपैथी की बात कर रहे हैं कि सिंपैथेटिकली इसे कंसीडर किया जाए एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के केस को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि एग्जेम्प्टेड एंड नॉन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोबारा पढ़िएगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट मिलेगा कि एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड में कोई है। तो फिर ट्रस्ट रूल्स का संबंध कहां से आ जाता है कि ट्रस्ट रूल्स में क्या लिखा हुआ है? ट्रस्ट रूल जितने भी बनाए गए थे, ट्रस्ट रूल बनाए गए थे जो हमारी ईपीएस पॉलिसी आई थी उसके आधार पर। अब उसमें यदि 6500 पे लिखा हुआ है या 15,000 पे लिखा हुआ है तो ये तो आपकी पॉलिसी में था। सेम चीज वहां लिखी गई है कि उससे आगे आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। तो फिर ट्रस्ट रूल्स की बात कहां से आ जाती है? ट्रस्ट रूल्स का कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में नहीं दिया गया है और ना डिस्कशन हुआ है वहां पे। एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस खत्म किया है। यानी आपको सिर्फ यह देखना चाहिए था कि आपके एक्चुअल वेजेस पे या जो वेजेस पे कंट्रीब्यूशन प्राप्त होना था ईपीएफओ को वो प्राप्त हुआ है या नहीं। अब ये अनावश्यक एक नया इशू लेके बैठे हैं और इसमें हमारे जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको चाहिए था कि ये वहां पे एक्शन लेते, कुछ वहां पे उनसे बात करते, चेयरमैन को कहते, लेकिन ये सब चीजें नहीं की गई हैं। अगेन ये मिस्टर मलेशम ने ये एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, मलेशियन representative also suggested that the issue of exempted organization regarding the pension on higher wages should be discussed separately with experts। अब इसमें एग्जेम्प्टेड वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को आप यहां नहीं ला रहे हैं, आप यहां सिंपैथेटिकली लागू किया जाए ये बात कर रहे हैं। अरे किस बात की सिंपैथी? जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमने कंट्रीब्यूशन दिया है और कंट्रीब्यूशन देने के बाद हम पेंशन मांग रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से मांग रहे हैं और 60 महीने के हिसाब से मांग रहे हैं। तो ना ही तो वहां प्रोरेटा का डिसीजन, प्रोरेटा की बात होनी चाहिए और ना ही एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड की बात होनी चाहिए। आपको ये देना चाहिए था, ये डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन इस तरह डिटेल में डिस्कशन वहां कोई नहीं करता और करना चाहिए था। अब मैं आता हूं कन्वीनर महोदय जो मीटिंग के थे, यानी चेयरमैन, कन्वीनर यानी चेयरमैन बात करें सीधे सीधे, तो कन्वीनर महोदय ने जो इन्फॉर्म किया है, इन्फॉर्म दैट द मेथड ऑफ प्रोरेटा कैलकुलेशन केसेस विद एग्जांपल्स हैज ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड इन द फील्ड ऑफिसेस एंड द कैलकुलेटर हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात देखिए ये है कि इन्होंने भी प्रोरेटा कैलकुलेशन के बारे में वहां बात की है कन्वीनर महोदय ने, और ये बताया कि यानी जो सर्कुलर इन्होंने दिया था उसको इन्होंने अपना सच माना है। जो कैलकुलेशन इन्होंने दी है उसी के आधार पे आज के पीपीओ जो इश्यू हो रहे हैं वो इसी आधार पे हो रहे हैं, जबकि वो निहायत गलत है। और इसमें एक बात और है कि जो पीपीओ इश्यू हो रहे हैं उनमें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों को 60 महीने पे पेंशन दी जा रही है। अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, इवन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन के केसेस हैं मेरे पास में, जहां पे 60 महीने के एवरेज लेकर कैलकुलेशन की गई है। ऐसे ही मैंने राजस्थान के 2-3 एग्जाम्पल बताए थे
जयपुर ईपीएफओ के और जोधपुर ईपीएफओ के, वहां भी कई केसेस में 60 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन की गई है और कई केसेस में प्रोरेटा के हिसाब से की गई है। तो इसलिए यानी ये कहना गलत है कि आप ये कैलकुलेशन सर्कुलेट की गई है, ये कैलकुलेशन ही गलत सर्कुलेट की गई है। आपका जो कैलकुलेटर दिया हुआ है ईपीएफओ की साइट पे, वो कैलकुलेटर ही गलत है, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए था। कन्वीनर आल्सो इन्फॉर्म दैट द interim actuary evaluation will continue for 50,000 डिमांड लेटर्स फॉर एवरी 50,000 डिमांड लेटर, यानी 50,000 डिमांड लेटर इशू होंगे तो उस पर एक कैलकुलेशन की जाएगी, एक्चुअली कैलकुलेशन की जाएगी, क्या लॉस हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि इवैल्यूएशन ऑफ द सैंपल डेटा ऑफ अराउंड 38,000 एप्लीकेंट्स शोज डेफिसिट ऑफ अराउंड 9,500 करोड़, यानी 9,500 रुपए का घाटा, 9,500 करोड़ रुपए का घाटा दिखा रहे हैं ये 38,000 एप्लीकेशंस में, यानी अप्रोक्सीमेटली 25 लाख पर पर्सन। और ये मेरी नजर में यदि आप कैलकुलेशन देखें टोटल, मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को, ये टोटल गलत है, ये टोटल एक गलत डाटा पेश किए जा रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यदि प्रोरेटा की भी बात करूं मैं, प्रोरेटा पे ये सारी इन्होंने बताया है, प्रोरेटा पे ही बात करें तो लगभग 9 साल के अंदर तो विद इंटरेस्ट रिकवरी होती है। अब यदि आप विदाउट इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो इंटरेस्ट, हम एक साथ जो 25 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, 30 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, कुछ लोग 35 लाख 40 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, उस पर भी तो आप इंटरेस्ट कमाएंगे। और हमारा जितना पैसा है आप उस पर 15 से 17% इंटरेस्ट कमाते हैं और हमें 8% देते हैं, उस इंटरेस्ट को भी ये काउंटिंग में नहीं लेते। 25 लाख पर पर्सन, जब एक व्यक्ति की रिकवरी ही विद इंटरेस्ट 9 साल में हो रही है, प्रोरेटा से भी 9-10 साल में हो रही है, तो और आदमी की एवरेज एज इंडिया के अंदर 69 ईयर्स है, यदि हम उससे 70 साल भी ले लें तो 12 साल आपको पेंशन देना है। 12 साल में 25 लाख का कैसे लॉस हो सकता है? 9 साल 10 साल में तो हमारे इंटरेस्ट सहित अमाउंट की ही रिकवरी होगी, और इससे ज्यादा एवरेज पेंशन, एवरेज एज ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो 25 लाख का घाटा कैसे पर पर्सन हो सकता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में कैलकुलेशन करके यह भी बताया था कि हमारी जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है उस पे 0% इंटरेस्ट भी रिटर्न नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो कॉर्पस है ईपीएफओ के अंदर वो भी रिकवर नहीं हो रहा है, यानी आप उस पे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तभी तो आपका कॉर्पस बढ़ता चला जा रहा है। अदरवाइज आपका कॉर्पस हर साल इतना 1 लाख करोड़ से ज्यादा कैसे बढ़ जाता है? आप 50,000 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट कैसे कमा लेते हैं हर साल? आपका तभी तो आपका कॉर्पस 8 लाख करोड़ हो गया है। तो इसलिए ये जो कहा गया है ये बिल्कुल गलत है, और इसको जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कैलकुलेट करके खुद अपनी कैलकुलेशन करानी चाहिए, और कैलकुलेशन कराकर इसका जवाब ईपीएफओ को देना चाहिए मीटिंग के अंदर ही। तो मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ दिखावा है, और सिर्फ एक आईवाश है कि इतना करोड़ रुपए का, 9,500 करोड़ रुपए का 3800 एप्लीकेंट पे हमारा नुकसान हो रहा है। तो सब वही है, अब किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें कोर्ट की तरफ ही जाना होगा एक्चुअल अपने अधिकार लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।